Hello everyone, welcome to our channel ClearNet with us. In this video, we are going to discuss ENSOF metrics. This video is useful for UGC NET Management and Commerce students as well as BCom, BBA, MCom and MBA students. Before starting the video, please ensure that you are subscribed to our channel and hit the bell icon to get notification every time a video is uploaded. If you can follow us on our Facebook page and also mail us at clearnetwithus@gmail.com. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ ENSOF मैट्रिक्स। देखिए, जो ENSOF मैट्रिक्स होता है उसको हम प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड भी कहते हैं, जो कि एक फ्यूचर ओरिएंटेड पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल है जिसको मार्केटर्स यूज करते हैं ताकि वो ग्रोथ स्ट्रैटेजीज जो है वो डिज़ाइन कर सकें अपने लिए। ठीक है, कि जो भी मार्केट में और हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ से कंपनी जो है वो अपने लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो डेवलप कर सके। इसे डेवलप किया था इगोर एनसॉफ ने 1957 में। और बेसिक क्वेश्चन जो यहाँ पर अराइज होता है एनसॉफ मैट्रिक्स में वो होता है वेयर शुड अ कंपनी डायरेक्ट इट्स ग्रोथ एफर्ट्स। और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए एनसॉफ ने 4 स्ट्रैटेजीज दी हैं जो कि कंपनी यूज़ कर सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, तो देखते हैं मैट्रिक्स क्या है। ये मैट्रिक्स जो है वो बेस्ड है प्रोडक्ट और मार्केट पर। अगर हम प्रेजेंट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या फ्यूचर मतलब न्यू प्रोडक्ट आप डेवलप करना चाहते हो, मार्केट एग्जिस्टिंग मार्केट है या आप नई मार्केट में एंटर करना चाहते हो, इस बेसिस पर हमारे पास 4 स्ट्रैटेजीज हैं: मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग ही मार्केट है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में न्यू प्रोडक्ट है लेकिन मार्केट जो है वो एग्जिस्टिंग है। मार्केट डेवलपमेंट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है लेकिन मार्केट न्यू है। और डाइवर्सिफिकेशन में न्यू प्रोडक्ट है और न्यू मार्केट है। तो और यहाँ पर आप साथ में ये भी देख सकते हो कि मार्केट पेनिट्रेशन जो है वो एक लो रिस्क स्ट्रैटेजी है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और हमारा जो मार्केट डेवलपमेंट है वो दोनों मीडियम रिस्क स्ट्रैटेजीज जो हैं वो हैं। और डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हमारी हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो अब इस बेसिस पर हम स्टार्ट करेंगे कि एक एक करके ये स्ट्रैटेजीज होती क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी की। तो अब देखिए, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी जो है वो क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग ही मार्केट है। मतलब ना ही हम नया प्रोडक्ट ला रहे हैं और ना ही हम नई मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। सो इन मार्केट पेनिट्रेशन एन ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन एक्सपैंडिंग द सेल्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। ओके, सो हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की एग्जिस्टिंग मार्केट में ही सेल को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारी स्ट्रैटेजी के? अ कंपनी शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर ऑफ इट्स करंट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय इंक्रीजिंग इट्स एफर्ट्स इन सेल्स, मार्केटिंग एंड अदर सच स्ट्रैटेजीज। तो जैसे मैंने आपको कहा, हमें सेल्स एक्सपैंड करनी है। सेल्स एक्सपैंड करने का मतलब है जितना मार्केट शेयर करंटली है उससे ज़्यादा मार्केट शेयर हम जो है अचीव करना चाह रहे हैं। फिर है टू सिक्योर द डोमिनेंस ऑफ ग्रोथ मार्केट्स। ऑब्वियसली मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी वही काम करेगी जो मार्केट ग्रोइंग मार्केट है, तो वहाँ उस ग्रोइंग मार्केट में हम डोमिनेंट पोजीशन जो है वो गेन करना चाहते हैं। एग्रेसिव प्रमोशनल कैंपेन्स जैसे कि फ्री ट्रायल हो गया, गिव अवे हो गया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रमोट करना हो गया प्रोडक्ट। और लास्टली एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करना। तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं मार्केट पेनिट्रेशन के। अब मार्केट पेनिट्रेशन हम अचीव किस तरह से कर सकते हैं? सो वेज टू अचीव मार्केट पेनिट्रेशन, देयर आर सम इंपॉर्टेंट वेज टू अचीव मार्केट पेनिट्रेशन लाइक हम अपने प्रोडक्ट के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम कर सकते हैं ताकि हम नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएँ। हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मतलब अभी तक हम जिन मार्केट्स में पहुंच नहीं पाए हैं अच्छे से, हम या मार्केट में तो हम ऑलरेडी हैं लेकिन प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी अभी भी कम है, तो वहाँ पर हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
कंपनी जो है वो इन्वेस्ट कर सकती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में और ज़्यादा, ताकि उसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में हम थोड़ी इंप्रूवमेंट्स कर दें कि आप नए कस्टमर्स को भी अपील कर पाओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर अभी आप सिर्फ बड़ा साइज बना रहे हो किसी प्रोडक्ट में, तो आप छोटा भी बनाने लग जाओ, छोटा बना रहे हो तो बड़ा भी बना लो। ऐसे छोटे मोटे चेंजेस जो है अगर हम अपने प्रोडक्ट्स में ले आएंगे तो उससे हमारी सेल्स इंक्रीज हो सकती है। और लास्टली, कोलैबोरेटिंग विद कंपीटिंग बिजनेसेस इन द सेम मार्केट टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर्स। जो हमारे कॉम्पिटिंग बिजनेसेस हैं या हमसे जो छोटे बिजनेसेस हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके हम ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करके और जो है उनको सर्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने पीछे डायग्राम में देखा था, जो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी है वो एक लो रिस्क स्ट्रैटेजी होती है। वो लो रिस्क इसीलिए होती है क्योंकि एग्जिस्टिंग मार्केट है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर सबसे कम रिस्क है। ऑलरेडी आप कस्टमर्स को जानते हो, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में पहले से जानते हैं, तो ना ही आपके लिए मार्केट नहीं है और ना ही कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट नया है, तो इसीलिए ये एक लो रिस्क स्ट्रैटेजी जो है वो होती है। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। नेस्ले कंपनी जो है वो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती है। नेस्ले ने क्या किया था, एग्रेसिव मार्केटिंग और प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज यूज़ की थी। जैसे मैंने आपको कहा था प्रोडक्ट में थोड़े बहुत चेंजेस करना, तो उन्होंने डिफरेंट साइजेस यूज़ किए थे अपने कस्टमर बेस को इंक्रीज करने के लिए, कि जो कस्टमर्स लार्ज साइज पैकेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या खरीदना नहीं चाहते हैं, उनके लिए कंपनी ने स्मॉल साइज पैकेजेस जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे। नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस किए थे अपने कस्टमर्स के लिए ताकि सेल्स इंक्रीज हो जाए। उन्होंने ज़्यादा डिस्काउंट्स दिए थे लार्ज साइज पैकेट्स पे और प्रमोशन किया था अपना मल्टीपल मार्केटिंग चैनल्स पे। तो इस तरह से नेस्ले ने जो है वो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या है, नया प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग मार्केट है, मतलब आप एग्जिस्टिंग मार्केट में एक नया प्रोडक्ट जो है वो लेकर आते हो। सो इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स फॉर द एग्जिस्टिंग मार्केट। ठीक है, ये फर्म तब करती है जब उसके पास स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज होती हैं, तब ये करती है। फर्म प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी कब यूज करती है, व्हेन द मार्केट इज ग्रोइंग एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर करंट मार्केट। क्योंकि एग्जिस्टिंग मार्केट है तो उनको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है करंट मार्केट की, और मार्केट वो जो है ना ग्रो कर रही है, तो वहां पर सेंस बनती है कि कंपनी एक नया प्रोडक्ट लेके आए ताकि कंपनी अपना मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज कर सके। अब कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस किस तरह से कर सकती है, न्यू प्रोडक्ट्स ले आए और ओल्ड वंस को रिप्लेस कर दें। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, जो कस्टमर की आज की नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए कंपनी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ला सकती है। प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशंस कर सकते हैं हम, और सेवरल क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू टारगेट डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स। अभी आप हो सकता है एक कस्टमर सेगमेंट पे फोकस कर रहे हो, अब आप ज़्यादा कस्टमर सेगमेंट पर फोकस करने लग जाओ। ठीक है, तो ये है हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। यहाँ पर हमने देखा था कि मीडियम रिस्क होता है। मीडियम रिस्क किस तरह से होता है, देखिए एक प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को, चाहे एग्जिस्टिंग मार्केट है नहीं, लेकिन आप एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, उसमें टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेज लगते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ऊपर बोला गया था स्ट्रॉन्ग R&D चाहिए जब आप एक नया प्रोडक्ट डेवलप करते हो। ठीक है, और साथ में जो सक्सेस होती है ना न्यू प्रोडक्ट की, वो हमेशा डिपेंड करती है कस्टमर्स पे, कंज्यूमर्स पे हमारे, कि वो एक्सेप्ट करेंगे इस नए प्रोडक्ट को। ज़रूरी नहीं है उन्होंने पुराना प्रोडक्ट हमारा एक्सेप्ट किया था तो वो नया भी एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और बहुत बार क्या होता है, जब आप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो ना मार्केट में, तो कहीं ना कहीं उससे आपके पुराने प्रोडक्ट की सेल्स पर इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम कहते हैं कैनिबलाइजिंग। ठीक है, कैनिबलाइजिंग द सेल्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो जब नए प्रोडक्ट की वजह से आपकी पुराने प्रोडक्ट की सेल्स कम हो जाती है, तो वो भी एक रिस्क जो है यहाँ पर रहता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी का। एप्पल जो है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। क्या है, एप्पल ने अपनी R&D में बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया, जिससे उसने अपने प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज किया। सिंस 2007 कंपनी जो है वो लगभग हर साल एक नया एप्पल का फ़ोन लेके आ रही है, आईफोन लेके आ रही है। तो मार्केट में इतना क्रेज़ हो गया है अब कि लोग जो है वो इंतज़ार करते हैं कि कंपनी का कब एप्पल जो है नया आईफोन इंट्रोड्यूस करेगी, और लोग उसको खरीदते हैं, वेटिंग चलती है उस फ़ोन को खरीदने के लिए, लोग इतने एक्साइटेड होते हैं। सो डिस्पाइट इट्स प्राइस, कस्टमर्स जो हैं आज के टाइम पर एप्पल के फ़ोन के लिए पागल हैं, और वो किस वजह से हुआ है कि कंपनी हर बार एक नया फीचर ऐड ऑन करती है या पहले फीचर को इम्प्रूव करके जो है वो इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में। तो ये है हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट है मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। अब मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर देखिए क्या है,
मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है लेकिन न्यू मार्केट है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पुराने प्रोडक्ट के साथ नई मार्केट में एंटर कर रहे हैं। सो द बिजनेस एंटर न्यू मार्केट्स विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। अब कंपनी ये कब करती है, जब नई मार्केट प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, कंपनी के पास पैसा हो नई मार्केट में एंटर करने के लिए, और जो कंज्यूमर्स हैं उनकी टेस्ट और प्रेफरेंसेस लगभग सिमिलर हों दोनों मार्केट्स में, तब कंपनी अपने पुराने प्रोडक्ट के साथ नई मार्केट में एंटर करती है। While entering a new region, a company should come up with new pricing and promotional strategies. देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर हो सकता है कि कंज्यूमर की नीड सेम हो, लेकिन प्राइसिंग आपको मार्केट के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, प्रमोशन आपको नई मार्केट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के साथ, ताकि प्रोडक्ट जब आप नई मार्केट में एंटर करो तो कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबिलिटी ईजी हो, कंज्यूमर्स को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा ढूंढना ना पड़े प्रोडक्ट को मार्केट में। तो ये होता है। अब हमने डायग्राम में देखा था कि मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के केस में भी रिस्क जो है वो मीडियम होता है, ठीक है। तो अब कैसा रिस्क इन्वॉल्व है, हमें लग रहा है कि नई मार्केट के कंज्यूमर्स की नीड भी सेम होगी, बट अगर वो नहीं हुई तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए न्यू मार्केट की, ठीक है। आप इजीली प्रिडिक्ट कर पाओ कंज्यूमर का बिहेवियर, डिमांड, ठीक है। दूसरा क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर होती है जब आप नई मार्केट में एंटर करते हो, तो आपको अच्छे से रिसर्च करनी होगी, नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी होगी, साथ में अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उस नई मार्केट में। तो इसलिए कहते हैं कि ये मीडियम रिस्क जो है वो होता है मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में। एग्जाम्पल देखते हैं। IKEA इज द एग्जाम्पल फॉर मार्केट डेवलपमेंट। IKEA जो है वो एक फर्नीचर स्टोर है जो स्वीडन में स्टार्ट किया गया था। IKEA ने यूज़ की है मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी कि पहले IKEA ने इनिशियली एक्सपैंड किया उन मार्केट्स में जहां पर सेम कल्चर प्रिवेल कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद जो चैलेंजिंग मार्केट्स हैं, जैसी हमारी चाइना, मिडल ईस्ट हो गई, इंडिया हो गई, जहाँ पर हमें एक आदत है कि हम खुद से नहीं करते हैं, हम सब कुछ मार्केट से कराते हैं, बाहर से कराते हैं, सर्विसेज लेते हैं। तो IKEA ने मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को यूज़ किया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आज इंडिया में 3 सिटीज़ में IKEA के स्टोर्स हैं, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद। तो यहाँ अभी देखिए, इनिशियली वो 3 सिटीज़ में आई है IKEA, धीरे धीरे और भी एक्सपैंड करेगी। लास्ट स्ट्रैटेजी है हमारी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा रिस्की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट भी नया है और मार्केट जो है वो भी नई है, सॉरी, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा रिस्की स्ट्रैटेजी है। तो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है, एक कंपनी एंटर करती है नए मार्केट में विद अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। हाई रिस्क है स्ट्रैटेजी में, लेकिन आप अगर प्रॉपर रिसर्च और एग्जीक्यूशन करोगे तो कंपनी हाई प्रॉफिट्स अर्न कर सकती है। तो सबसे पहले, क्योंकि आप नई मार्केट में एंटर कर रहे हो नए प्रोडक्ट के साथ, तो आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर हमें चाहिए होती है। अब डाइवर्सिफिकेशन हम कैसे अचीव कर सकते हैं, entering a new market with a new product that is somewhat related to the company's existing product। मतलब क्या है, जब आप रिलेटेड प्रोडक्ट, रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करते हो, रिलेटेड प्रोडक्ट कैटेगरी में एंटर करते हो, एक वो तरीका है जिसको हम कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और दूसरा तरीका होता है जब आप नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो विच इज़ अनरिलेटेड टू द कंपनीज प्रोडक्ट, मतलब जो आप ऑलरेडी प्रोडक्ट बना रहे हो उनसे अनरिलेटेड है, तब आप जो है वो भी एक तरीका होता है, इसको कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। कंसेंट्रिक में देखिए, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर स्टार्ट सेलिंग कंप्यूटर केबल्स, और कॉन्ग्लोमरेट में देखिए कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर स्टार्ट सेलिंग पैकेज्ड वाटर। तो पैकेज्ड वाटर और कंप्यूटर बिल्कुल अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, रिलेटेड नहीं है, तो वो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन है। और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर और कंप्यूटर केबल्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो वो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होती है, ठीक है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी जो है ना वो बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब इसके अंदर फर्दर आपकी अलग अलग टाइप्स हैं स्ट्रैटेजीज की, हम कि किस तरह से हम डाइवर्सिफिकेशन अचीव कर सकते हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी को डिटेल में करने के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। एक अलग वीडियो में डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे कि क्या होती है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी और उसके अंदर फर्दर स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती हैं, एक नई वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन का। गूगल कंपनी जो है इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। गूगल ने स्टार्ट किया था सर्च इंजन के साथ, लेकिन आज के दिन गूगल कंपनी जो है उसकी प्रोडक्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। वो सॉफ्टवेयर में भी है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में भी है, हार्डवेयर में भी है, मोबाइल फ़ोन भी है पिक्सल के नाम से, उसके होम अप्लायंसेस भी आते हैं नेस्ट के, सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी आती हैं।
ठीक है। यूट्यूब जो है वो भी गूगल ऑन कर रहा है। अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें तो गूगल एड्स, गूगल एडसेंस, ऐसे बहुत सारे हैं। कम्युनिकेशन टूल्स की बात करें तो ब्लॉगर है, गूगल चैट है, गूगल क्लासरूम है। ठीक है। प्रोडक्टिविटी टूल्स की बात करें तो जीमेल है, गूगल मैप्स हैं आपके पास, गूगल साइट्स हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं इसके, गूगल एनालिटिक्स। तो मतलब डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर आपको कंसेंट्रिक, गूगल के केस में हमारी रिलेटेड प्रोडक्ट में भी और अनरिलेटेड प्रोडक्ट में भी, दैट इज कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन भी और कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन दोनों किया है गूगल ने। ठीक है। तो इसीलिए गूगल जो है आज के टाइम पर डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और जैसे कि हमने डायग्राम में किया था कि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है। वो हाई रिस्क क्यों है? सबसे पहले तो कंपनी जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कंपनी के लिए बहुत बार कि वो उस वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस को हैंडल करना। ठीक है। फाइनेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो रिस्की है। ठीक है। बहुत सारे एरियाज में आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो फोकस चाहिए, कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिजनेस को हैंडल करना। तो इस तरह से हाई रिस्क जो है वो एसोसिएटेड है हमारा डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी में। और एक बार फिर से डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी को डिटेल में एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा एनसॉफ मैट्रिक्स, जिसको हम प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 स्ट्रैटेजीज पढ़ी हैं, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहली थी मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट में जिसकी हमने बात की। फिर हमने बात की प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी की, जहाँ पर न्यू प्रोडक्ट है लेकिन एग्जिस्टिंग मार्केट है। फिर हमने बात की मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी की, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है लेकिन न्यू मार्केट है। और लास्ट में हमने बात की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी की, न्यू प्रोडक्ट विद इन न्यू मार्केट्स। तो होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको किसी और वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।